कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 को। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, जिसे ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के नाम से जाना जाता है, अपने एक टूर्नामेंट मैच के लिए चिल्ली की फ्लाइट लेने वाली होती है। अब उनमें से अधिकांश ने कभी देश नहीं छोड़ा होता है, इसलिए उनके लिए बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला होता है और परिवार के लोग उनका हौसला आबजाही के लिए उन्हें छोड़ने आते हैं। जब वे चिल्ली और अर्जेंटीना को अलग करने वाले एंडीज पहाड़ों के पास पहुंचने लगते हैं तो विमान कई बार हिलता है। तभी एक खिलाड़ी बताता है कि अर्जेंटीना से आने वाली गर्म हवाएं ठंडी पहाड़ी हवा से टकराती हैं, जिससे एक सक्शन इफेक्ट बनता है और थोड़ा सा टर्बुलेंस जेनरेट होता है। हालांकि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता जाता है, टर्बुलेंस और भी बढ़ता है और अचानक विमान नीचे जाने लगता है। पायलट विमान को तूफानी हवाओं के बीच चलते रहने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि हर कोई कसकर पकड़ लेता है, लेकिन कॉरिडोर में सब सामान गिरने लगते हैं। फिर भी कुछ देर के लिए वे सूर्य को देखते हैं, लेकिन विमान फिर से नीचे जाने लगता है और पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे प्लेन आधा हिस्सों में टूट जाता है, जिस वजह से एक खिलाड़ी तो विमान के पिछले हिस्से के साथ उड़ जाता है, जबकि प्लेन के सामने का हिस्सा घसीटते हुए बर्फ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे प्लेन की सभी सीटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और भयानक तरीकों से कई लोगों की मौत हो जाती है। अब एक एक करके बचे हुए लोग सदमे से उबरने की कोशिश करते हैं और कुछ खिलाड़ी फंसे हुए लोगों को निकालने में लग जाते हैं। हर जगह खून ही खून होता है और 2 मेडिकल स्टूडेंट टूटे हुए अंगों वाले लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पायलट की देखभाल करते हैं, लेकिन वह कुछ ही शब्द बोल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। अब जैसे जैसे रात होती है तो तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, जिससे जिंदा बचे लोग विमान के अंदर एक साथ छिप जाते हैं। इसके साथ ही अपने शरीर और बैग का यूज करके किसी भी छेद को ढकने की कोशिश करते हैं। फिर भी उनमें से कई लोग घबराकर रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। अब ठिठुरन भरी रात के बाद सुबह होती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग जमे हुए मर गए हैं। खैर, बर्फीला तूफान बीत जाता है और धूप भी तेज होती है, इसलिए वे चारों ओर देखते हैं और उन्हें मीलों तक बर्फ और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हताश और लाचार लोग यह डिसीजन लेते हैं कि जिंदा रहने के लिए उन्हें काम करना शुरू करना होगा। वे विमान से सीटें और मलबा हटाते हैं ताकि रात में सभी के सोने के लिए जगह बन सके। फिर वे घायल बचे लोगों को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उन्हें सबसे अधिक धूप मिल सके और उनकी अच्छे से देखभाल करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही जो भी चीज उन्हें उपयोगी लगती है उसे वे सुरक्षित सूटकेस में रख देते हैं। सभी मुर्दे को विमान से दूर ले जाया जाता है और पास पास एक साथ रखा जाता है, इस उम्मीद में कि मदद मिलने पर वे उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। डेड बॉडीज को सड़ने से बचाने के लिए बर्फ से ढक दिया जाता है। अब पहले दिन उनके पास 11 डेड बॉडीज होती हैं। एक बार जब वे ये सब तामझाम निपटा लेते हैं तो वे थोड़ा नाश्ता करते हैं। पहले दिन से ही अपने भोजन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे राशन का ध्यान रखते हैं। तभी अचानक वे एक विमान को उड़ते हुए सुनते हैं तो वे अपने हाथ लहराकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अपनी दूसरी रात में वे छेद को सूटकेस से ढककर विमान के अंदर सोने को तैयार हो जाते हैं। तीसरे दिन नंदो नाम का खिलाड़ी आखिरकार जाग जाता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद से बेहोश था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत बुरी हालत में होता है। फिर भी वह अभी भी अपनी घायल बहन के साथ रहने के लिए जमीन पर घसीटता है। जब नंदो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उन्हें उसे बताना पड़ता है कि उनकी मौत हो गई है, जिससे वह उरुग्वे में अकेले अपने फादर के बारे में सोचने लगता है। बाद में वे पानी के लिए बर्फ पिघलाना शुरू करने के लिए कुछ मेटल का यूज करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई प्लेन उन्हीं ऊपर से देख ले। वे सूटकेस के साथ जमीन पर एक बड़ा सा एक्स भी बनाते हैं। अब जब एक दूसरा विमान उड़ता है तो वे मिरर चमकाकर दिखाने का प्रयास करते हैं और चिल्लाते रहते हैं। अब वे देखते हैं कि विमान के पंख हिल रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि उन्हें देख लिया गया है। अगले दिन वे फिर से विमान की आवाज सुनते हैं, लेकिन वह बहुत दूर होता है, जिसका मतलब है कि वे एक अलग जगह में खोज कर रहे हैं और वे उन्हें नहीं देख पाए हैं। अब ग्रुप जिंदा रहने के लिए कुछ जुगाड़ के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं और उन्हें याद आता है कि प्लेन के बैक साइड में कुछ बैटरियां थीं, इसलिए उन्हें इसे खोजने के लिए वहां जाना चाहिए। मिरर और सीटों के चमड़े से कुछ चश्मे बनाने के बाद बचे हुए 4 लोग प्लेन का पिछवाड़ा खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वे कुछ मील ऊपर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि बर्फ के कारण दुर्घटना स्थल दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि बचाव विमान उन्हें बिल्कुल भी खोज नहीं पाएगा। उसी समय वे देखते हैं कि बर्फबारी ज्यादा तेजी से हो रही है, इसलिए चारों लोग फिलहाल अपने डेरा में वापस लौटने का फैसला करते हैं। दिन बीतने लगते हैं और एक सप्ताह के बाद उनका खाना खत्म हो जाता है। अब ऐसी जगह पर कोई जानवर या पौधा नहीं होता है और वे चट्टान से कुछ काई निकालकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। इस पर नंदो का कहना होता है कि अगर जरूरी हुआ तो वह अपने दोस्तों
के शव को भी खा सकता है और जल्द ही इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें मरे हुए लोगों को खाना चाहिए। अब कुछ बचे हुए लोग बताते हैं कि इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे जैसे समय बीता है वे खाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि जूते के फीते और सिगरेट जैसी कोई भी चीज खाने लगते हैं। इससे उनके पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। 8वें दिन नंदो की बहन की मौत हो जाती है और कोको अपने माँ बाप का एक पत्र लिखता है जिसमें वह एक्सीडेंट के साथ साथ उस जगह की सुंदरता के बारे में भी बताता है। अब आने वाले दिनों में कुछ और भयानक तूफान आते हैं, लेकिन फिर भी वे विमान के अंदर छिपकर किसी तरह जिंदा रहते हैं। हालांकि 21वें दिन तक ग्रुप के आधे लोगों का सब्र टूट जाता है और वे घोषणा करते हैं कि अगर कोई भूख से मर रहा हो तो वे अपने मरे हुए दोस्तों के शरीर को खा सकते हैं। फिर वे बाहर जाते हैं और कांच के टुकड़े की मदद से शरीर से मांस निकालते हैं। यह देखकर कुछ और लोग अपना मन बदल लेते हैं और अंत में खाना खाने के लिए बाहर निकल लेते हैं। अब केवल 5 लोग बच जाते हैं जो नरभक्षी बनने से इनकार कर देते हैं। अगले दिन वे अधिकांश शवों को छिपाना शुरू कर देते हैं ताकि वे लोग जो अभी तक मांस नहीं खा रहे हैं वे उन्हें शवों को कुरेदते हुए न देखें। इसके साथ ही वे मांस के कुछ टुकड़ों को गर्म करने के लिए धूप में रख देते हैं। कुछ समय बाद उन्हें बर्फ में दबा हुआ एक नया सूटकेस मिलता है और अंदर एक रेडियो पाकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक मोटा एंटीना बनाने के बाद वे उसे चालू करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक खबर से पता चलता है कि 66 खोज अभियानों के बाद सरकार ने अब उनकी तलाश न करने का फैसला किया है। ये सुनते ही पूरे ग्रुप का दिल टूट जाता है क्योंकि उन्होंने सारी आशा खो दी होती है और बचे हुए लोगों में से 4 लोग हार मान लेते हैं और अपने दोस्तों का मांस खाते हैं। इसके बाद 3 लोग फिर से बाहर जाकर विमान के पिछले हिस्से को ठीक से देखने का फैसला करते हैं। अब उन्हें वहाँ पर पहले चीजों का ढेर, सारा मलबा और 5 शव मिलते हैं जिनमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो गिरने के दौरान विमान से बाहर आ गया था। वे जितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं चलते रहते हैं, जो कठिन होता है क्योंकि चढ़ते समय बहुत अधिक फिसलन होती है और ठंडी हवाओं के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी रात में वे पहाड़ के किनारे एक साथ छिप जाते हैं और अपने चारों ओर चल रहे तूफान के बीच सोने की कोशिश करते हैं। वे बर्फ में ढंके हुए उठते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। हालांकि उनमें से एक की हालत नाजुक हो जाती है और बाकी 2 भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे मलबे के टुकड़े पर फिसलकर वापस चले जाते हैं। इस तरह के दर्दनाक अनुभव के बाद आखिरी आदमी भी मानव मांस खाने के लिए सहमत हो जाता है और रोते हुए सो जाता है। 17वें दिन ग्रुप 5 दिनों से भयंकर तूफान से जूझ रहा होता है। फिर भी वे विमान के अंदर रहते हैं और मूड ठीक रखने के लिए शायरी वायरी सुनाते हैं, लेकिन अचानक एक हिमस्खलन आता है जिससे विमान दबकर बर्फ से भर जाता है। अब जो लोग थोड़ा सा ऊपर होते हैं वे घबरा जाते हैं, फिर भी उनमें से एक बाहर निकलता है और देखता है कि तूफान पहले से भी बदतर हो गया है। फिर वे सभी दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए बेताब होकर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं और बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिए वे बर्फ पर शू शू भी कर देते हैं। बहुत मेहनत, प्रयास और चीख पुकार के बाद वे एक महिला को छोड़कर सभी को बाहर निकालने में कामयाब रहे, जो इतनी गहराई के कारण जिंदा न बच सकी। पता चलता है कि एक और हिमस्खलन आ रहा है जो उन्हें फिर से दफना देता है और टीम के कप्तान सहित कुछ और लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बचे हुए लोग तुरंत कुछ छेद बनाते हैं ताकि वे सांस ले सकें और अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। जब उन्हें थोड़ी बहुत हिम्मत आती है तो वे 8 शवों को एक कोने की ओर ले जाते हैं। 18वें दिन वे 2 दिनों से बर्फ में ही दफन रहते हैं और उनके पेट की आग बर्दाश्त के बाहर हो रही होती है, इसलिए उनके पास मुर्दों के मांस अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन यह समय उनके लिए बहुत कठिन है क्योंकि वे जिसे खा रहे हैं उनके चेहरे को भी देख रहे होते हैं। इससे नुमा इतना गुस्सा होता है कि वह खिड़कियों को खोदना और तोड़ना शुरू कर देता है, जिसे उसके पैर में कांच से चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है और वह बस खुदाई करता रहता है। 20वें दिन वह आखिरकार बर्फ में इतना बड़ा छेद बना देता है कि सभी बचे लोग बाहर आ सके। कुछ देर आराम करने और इस बात का एहसास होने के बाद कि वे जिंदा हैं, ग्रुप विमान को खोदने का काम शुरू करता है। नुमा को पता चलता है कि उसके पैर में चोट लगी है जिसका उसे ठंड के कारण एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और मदद करना जारी रखता है। आखिरकार धूप वाले दिन वे विमान को बाहर निकालने में मदद करते हैं और वे कुछ लोगों को फिर से खोज पर भेजने पर भी विचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी वहाँ की ठंडी रातों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। अंत में वे कुछ और दिन इंतजार करने के लिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि गर्मियां आने वाली है। 34वें दिन आखिरकार बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। शुरू से ही घायल हुए दोनों आदमी बहुत ही बीमार हो जाते हैं और मेडिकल स्टूडेंट भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें पता चलता है कि कोको के फेफड़ों में लिक्विड भर गया है, इसलिए कोई भी CPR उसे सांस लेने में मदद नहीं कर सकता है और वह जल्द ही मर जाता है। जब वे शव
शव को बाहर निकालते हैं तो उन्हें उसका पत्र मिलता है और वे उसे सुरक्षित रख देते हैं। 36वें दिन रॉबर्टो, नंदो, टिंटिन और नुमा के लिए मौसम में काफी सुधार होता है और वे रात में जिंदा रहने के लिए कपड़ों की कई परतें पहनकर एक नई खोज पर निकल पड़ते हैं। जल्द ही नुमा को चक्कर आने लगता है और वह गिर जाता है, इसलिए वह उसके पैर की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए ग्रुप सोचता है कि उन्हें उसे वापस ले जाना चाहिए, लेकिन नुमा का कहना है कि वह अकेले लौटने के लिए काफी मजबूत है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही नुमा दुर्घटना स्थल पर लौटता है, उसकी मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद वह जागता है और उसे पता चलता है कि दूसरा बीमार आदमी मरने से पहले उसका मतिभ्रम कर रहा है। अगली सुबह ग्रुप कॉकपिट से भी बर्फ हटाने पर काम करना शुरू कर देते हैं। नुमा मदद करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर है, जिससे वह बेकार और निराश महसूस करता है। जल्द ही बड़ी खबर मिलती है, उन्हें विमान का पिछला हिस्सा मिल गया होता है। इसके साथ ही वे बहुत सारे साफ कोट, रम की बोतलें, सिगरेट और यहाँ तक कि चॉकलेट भी लाते हैं। उन्हें विमान की बैटरियां भी मिल जाती है, इसलिए वे रेडियो को चालू रखने के लिए उन्हें कॉकपिट से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्रयास के बाद वे कुछ हद तक काम करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए कोई नहीं मिलता है। दिन फिर से बीतने लगते हैं और ग्रुप अब बाहर जाने से झिझकता है क्योंकि वहाँ एक रात बिताने से एक्स्ट्रा कोट के साथ भी उनकी लगभग मौत पक्की है। अब नुमा का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा होता है और उन्हें पिछले भाग में जो खाना मिला है वह अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे फिर से मुर्दों का मांस खाने में लग जाते हैं। अभी तक ये खान पान रेगुलर चल रहा होता है और अब उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती है। यह जानते हुए कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा है, नुमा खाना बंद कर देता है ताकि दूसरे लोग अधिक खा सके। वे रेडियो को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वे हार मान लेते हैं। प्लेन के पीछे के भाग में तलाशी के दौरान ग्रुप को कुछ वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है। वे तुरंत इसे वापस लाते हैं और एक स्लीपिंग बैग बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वे बाहर की ठंडी रातों में जिंदा रह सके। अब छोटा रेडियो अभी भी काम कर रहा होता है और वे समाचार सुनते हैं कि दुर्घटना के 28 दिन बीत जाने के बावजूद वायुसेना उनकी खोज के लिए एक और विमान भेजने की योजना बना रही है। अब तो आगे बढ़ने के तरीके पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन उनमें से कुछ सोचते हैं कि उन्हें रेस्क्यू विमान का इंतजार करना चाहिए, जबकि दूसरा कहता है कि उन लोगों ने उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें खुद मदद की तलाश करनी चाहिए। बाद में जब ग्रुप पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो वे शोर मचाकर अपना ध्यान भटकाने लगते हैं और उन्हें एक कैमरा भी मिल जाता है, जिसका यूज वे ढेर सारी तस्वीरें लेने के लिए करते हैं। उस रात नुमा उन्हें उसके शरीर को खाने की परमिशन देता है और सुबह वह भी भगवान को प्यारा हो जाता है। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा होता है, दोस्तों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं है। इन शब्दों से प्रेरित होकर रॉबर्टो, नंदो और टिंटिन फिर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। नया स्लीपिंग बैग और ढेर सारा मांस लेने के बाद वे चिल्ली पहुंचने के लिए पहाड़ पार करने के लक्ष्य के साथ पश्चिम की ओर चढ़ना शुरू करते हैं। रात में मौसम वास्तव में तेज हो जाता है, इसलिए वे बर्फ में एक होल खोते हैं और स्लीपिंग बैग के अंदर छिप जाते हैं, जिससे वे सुबह तक जिंदा बच जाते हैं। अब जब वे आखिरकार एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वे यह जानकर निराश हो जाते हैं कि अभी भी मीलों चढ़ना बाकी है। एक पल के लिए वे हार मानने पर विचार करते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी यात्रा के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, इसलिए टिंटिन अपने आप ही वहीं से वापस चला जाता है। इस तरह खाना केवल रॉबर्टो और नंदो के लिए पर्याप्त होगा। अब उनकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन होती है, लेकिन बहुत चलने के बाद दोनों आखिरकार घाटी में आते हैं, जहाँ की जमीन बर्फीली से अधिक पथरीली होती है। जब नंदो का जूता फट जाता है तो रॉबर्टो बस उसके चारों ओर कुछ कपड़ा बांध देता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। एक शाम रॉबर्टो को उल्टी होती है, लेकिन नंदो उसे हिम्मत देता है और सुबह वे फिर से चल पड़ते हैं। उनका प्रयास रंग लाता है क्योंकि आखिरकार उन्हें ताजे पानी वाली एक नदी और यहाँ तक कि एक छोटी सी छिपकली भी मिल जाती है। उसी समय वे ऊपर देखते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि घोड़े पर सवार एक आदमी उन्हें घूर रहा है। वह नदी के दूसरी ओर है और पानी का शोर उसे उन्हें ठीक से सुनने नहीं देता है, इसलिए वह उन पर कुछ कागज और एक पेंसिल फेंकता है। दोनों बताते हैं कि वे कौन हैं और वह आदमी कुछ कॉल करने के लिए कागज वापस ले लेता है। जल्द ही संदेश एयर रेस्क्यू सर्विस तक पहुंच जाता है और एक नए मिशन का प्लान बनाया जाता है। वह आदमी रॉबर्टो और नंदो के लिए वापस आता है और उन्हें अपने केबिन में ले जाता है। कुछ ही घंटों में यह इलाका पत्रकारों से घिर जाता है, जो अजीब सवाल पूछने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। जब यह खबर पहुंचती है तो दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोग यह सुनकर उत्साहित हो जाते हैं कि उनका बचाव जल्द ही होने वाला है, इसलिए वे अपनी यादगार के तौर पर विमान के टुकड़ों सहित अपनी चीजों को बैग में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं तो वे रॉबर्टो और नंदो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके। 71वें दिन ग्रुप को बचा लिया जाता है और जैसे ही वे हेलीकॉप्टर
देखते हैं वे खुशी से रोने लगते हैं। कुल मिलाकर 16 लोग जीवित बचे होते हैं। एक बार जब वे शहर पहुंचते हैं तो उनके परिवार पहले से ही वहां उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बड़ी भीड़ अपने हीरो को देखने के लिए लालायित होते हैं। डॉक्टर पत्रकारों को बाहर रखते हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पूरे परीक्षण करते हैं और फिर उनके परिवार वाले उन्हें संवारने की जिम्मेदारी लेते हैं।